इस चैप्टर में जब शुरुआत करी थी तो कुछ पॉइंट बताए थे कि चैप्टर का नाम है चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 का नाम है प्रकाश, जिसके अंतर्गत हम दो पॉइंट पढ़ेंगे, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन लिखे हुए हैं, मैं जबरन में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम परावर्तन की बात करें, परावर्तन की बात करें तो शुरुआत हमने परावर्तन की परिभाषा से ही करी थी। परावर्तन की परिभाषा देखे थे और उसके नियम देखे थे, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। परावर्तन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और नियम लिखिए, है ना। तो इसमें परिभाषाएं अपन ने कुछ और भी देखी थी, लेकिन वो कुछ काम की, आपतित किरण, आपतित आपतन बिंदु, अभिलंब क्या होता है वो केवल देखा था, याद करने की जरूरत नहीं थी उसकी परिभाषा। उसके बाद हमने देखा दर्पण किसे कहते हैं, है ना। तो कांच और दर्पण में बेसिक फर्क समझा और हमारे आसपास दर्पण के उदाहरण देखे। दर्पण के प्रकार देखे, दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। और गोलीय दर्पण फिर से दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। उसके बाद हमने देखा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं, दर्पण के लिए बनने वाले प्रतिबिंब देखे कि कैसे अवतल दर्पण जो है वो 6 प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण 2 प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में शुरुआत के 5 प्रतिबिंब वस्तु को पास लाते जाते हैं, इसलिए 6 स्थितियां बनती है उसमें। शुरुआत के 5 प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होते हैं, और आखिरी प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है। जब उस केस में, अगर अवतल दर्पण के केस में हम वक्रता केंद्र पर रखें तो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब नीचे बन जाता है जितनी बड़ी वस्तु होती है ना। तो उस कंडीशन को भी याद रखना है। और उसके बाद हमने देखा आखिरी में दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, 1/f=1/b+1/u। ये हमने देखा 1/f। हम दर्पण सूत्र के बारे में अब चर्चा कर चुके हैं, जो फोकस दूरी, वस्तु तक की दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी, v v +1/u, ये दर्पण सूत्र था जो हमने देखा था, है ना। और इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल भी देखे। और आखिरी में देखा आवर्धन। आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ये दर्पण में भी देखा था और लेंस में भी देखा है ना। बस दर्पण में अंतर क्या था, यहाँ पर जो m का दूसरा फॉर्मूला था वो -v/u था, और यहाँ पर जो है वो +v/u था, है ना। उसके बाद जब हमने अपवर्तन स्टार्ट किया तो अपवर्तन में हमने पाया कि अपवर्तन की परिभाषा किसे कहते हैं। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। उसकी परिभाषा देखी, उसके नियम देखे, है ना। उसी के अंतर्गत हमने अपवर्तनांक भी देखा कि सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसी के अंतर्गत था वो। उसके बाद यदि हमने देखा तो लेंस के प्रकार देखे, लेंस के कितने प्रकार का होता है। और उसके बाद लेंस से जुड़ी हुई चिन्ह परिपाटी देखी। लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब हमने कल ही देखे थे, और आज हमने देखी है लेंस सूत्र किसे कहते हैं। दर्पण सूत्र जैसा ही होता है, 1/f=1/b-1/u। और उसके बाद जो है हमने आखिरी में देखा आवर्धन, लेंस की क्षमता और आवर्धन। आवर्धन फिर से वही होता है, बस यहाँ पर जो v/u होता है वो माइनस में ना होते हुए प्लस में हो जाता है, बाकी फॉर्मूला वही है ना। लेंस की क्षमता किसको बोलते हैं, लेंस की क्षमता कुछ नहीं है, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो है लेंस की क्षमता कहलाता है। सिंपल सा है। तो ये सारे टॉपिक अब हम पढ़ चुके हैं और हम चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। अब हम तैयार हैं कि हम क्वेश्चन आंसर करें चैप्टर के, है ना। तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, अपनी बुक पर जाते हैं अपन, और अब धीरे धीरे लगातार स्टार्टिंग से क्वेश्चन आंसर इसके देखते जाते हैं। तो अपन पहले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं अपन से अब क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं कि नहीं।
क्वेश्चन आंसर अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए रहता है कि हमने सही पढ़ा है या नहीं, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस में अपन को टीचर की मदद चाहिए पड़ सकती है। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। पिछले 2 साल पहले डेफिनेशन आ चुकी है। हाँ, बुक शेयर नहीं करेंगे तो पहली डेफिनेशन, पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, है ना। तो ये पहले 2 साल पहले आ चुका है एग्जाम में, 2 नंबर में क्वेश्चन, और एक बच्चे के बहुत जबरन में नंबर भी कटे थे इस पे। तो हम इसमें क्या करेंगे, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है। किसी अवतल दर्पण के लिए उसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। बस इतना लिखना था और डायग्राम बनाना था, है ना। जब कोई सर प्रकाश एक बार। किरण जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से दर्शाते हैं। मेरे ख्याल से लिखी हुई भी अपने पास है ना, अगर आप देखोगे तो दिख जाएगी। सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल समझने की कोशिश करो। समझ लोगे तो याद करने के लिए आपके पास नोट्स हैं। सीधी सी बात है, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी, उसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। डायग्राम बना देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये तो बता सकते हो आप मेरे ख्याल से, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी एफ की वैल्यू क्या होगी। आर 20 है तो फोकस दूरी कितनी होगी, कोई बताएगा। 10 cm 10 cm। 10 सेंटीमीटर। 10। फोकस दूरी जस्ट वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। यदि ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा और आवर्धित, सीधा मतलब सीधा सर ऊपर ही दिखाई दे, और आवर्धित मतलब बड़ा, है ना, बड़ा। तो देखो, हम अगर पहले तो अपने समतल दर्पण की बात करते हैं जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण जितनी बड़ी वस्तु रहती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना, सीधा तो बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सीधा तो बनाता है, लेकिन जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इन्हें हैंड राइज किया, मैंने ही किया, मेरे से कैसे होगा ये हैंड राइज, और ये वापस कैसे जाएगा। ये क्या नाटक है यार, मेरे से ही हैंड राइज हो गया है। चलो ठीक है, जाने दो। समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब तो बनाएगा लेकिन आवर्धित नहीं बनाएगा। आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा नहीं बनाएगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा बनाएगा, तो समतल दर्पण नहीं लिख सकते। उत्तल दर्पण देखो, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब तो बनाता है लेकिन दोनों ही कंडीशन में कुछ छोटे प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित नहीं बनाता। ध्यान से देखो यहाँ पर, उत्तल दर्पण में यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में एक बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है और एक कंडीशन में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों में ही सीधा तो बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। तो आवर्धित हमको केवल और केवल कौन दे सकता है, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कौन दे सकता है, अवतल अवतल दर्पण दर्पण। दे सकता है। छठवीं कंडीशन में वो हमें आवर्धित प्रतिबिंब दिखा सकता है, सीधा भी दिखा सकता है ना। तो अवतल दर्पण सही आंसर होगा इसमें, अवतल दर्पण। उसके बाद हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, और कोई सा भी लगा सकते हैं, हम समतल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं कि उत्तल दर्पण ही लगाएं। क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो पहली बात तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बहुत छोटे प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरे सभी प्रतिबिंब उसमें सीधे होते हैं। उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब सीधे होते हैं। प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, और बड़ी बड़ी चीजों के छोटे प्रतिबिंब बनाता है। सीधे प्रतिबिंब बनाता है, सीधे और छोटे प्रतिबिंब बनाता है। ट्रक देखो, इतना बड़ा ट्रक जो है वो आसानी से दिखा देगा पूरा हमको। तो सीधे और छोटे प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, इसीलिए हम वाहनों के पश्च दृश्य मतलब साइड मिरर के रूप में
उसको वरीयता देते हैं। तो ऐसा हिंदी में लिखना पड़ेगा। ये तो एक लाइन में, दो शब्द एक लाइन में आंसर हो गया कि वो प्रतिबिंब सीधे बनाता है और छोटे प्रतिबिंब बड़ी चीजों के छोटे प्रतिबिंब बनाता है। तो अपन कैसे लिखेंगे? अपन हम वाहनों में, क्वेश्चन से ही, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं, क्योंकि ये सभी स्थितियों में सीधे प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही साथ बड़ी चीजों के छोटे प्रतिबिंब आसानी से बना देता है। इसीलिए हम उत्तल दर्पण को वरीयता देते हैं, है ना। आंसर लिखने की तकनीक खुद से होना चाहिए, मैं केवल आंसर बताऊंगा, लिखने का तरीका आपको खुद सीखना चाहिए। अगला न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं अपन। फिर से वही सरल सा क्वेश्चन। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है, एफ का मान ज्ञात करना है। आर का मान दिया हुआ है 32, आर का मान 32 है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? 64 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 32 है, फोकस नहीं, दूरी 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। हाँ 16 सेंटीमीटर आधी हो जाएगी। किस फॉर्मूले का यूज किया? आर इज इक्वल्स टू 2f, है ना। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिमाही में, छमाही में या वार्षिक में एक बार देखने को मिल सकता है। नंबर चेंज होंगे बस। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। 3 गुना, गुना काय में पढ़ते हैं अपन? आवर्धन में पढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये भी लिखा हुआ है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बताओ, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30, 3 और 0। दिखाई नहीं दे रहा है ऋषिका, इंटरनेट के कारण से हो रहा होगा ऋषिका ऐसा। बाकी सबको दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। ठीक। ऋषिका शायद इंटरनेट के कारण से ऐसा हो रहा होगा बेटा, नेट अच्छा नहीं होगा इसके कारण से। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, ठीक है सपना, ठीक है। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी रखे किसी बिंब का प्रतिबिंब, मतलब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखी है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। थोड़ा सा देखें अपन चित्र बना के। ये बनाया अपन ने अवतल दर्पण, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी, मतलब यहाँ से लेकर वस्तु तक की दूरी, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु ए भी नाम दे दिया। अच्छा, वस्तु की दूरी दी हुई है, मतलब क्या दिया हुआ है हमें? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे यू बराबर से 10 सेंटीमीटर। और ये दर्पण के किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए काय में आएगा? माइनस में आएगा। यू बराबर से -10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, मतलब एम का मान दिया हुआ है। एम बराबर से दिया हुआ है 3, आवर्धन 3 गुना है ना, तो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब एम का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एम का मान माइनस में आएगा 3, पता होना चाहिए। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करो, मतलब v की वैल्यू ज्ञात करो, v की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब अगर ये निकाल लिया तो फिर आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर ये नहीं पता है तो फिर मामला गड़बड़। एक बार फिर से देखो, देखो कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है दर्पण से? 10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी दी हुई है, मतलब यू दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के लिए u की वैल्यू हमेशा काय में होगी? माइनस में होगी। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में ही वस्तु यहाँ पर होगी और चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इस साइड माइनस में होगी, है ना। तो u की वैल्यू काय में आएगी? माइनस में आएगी। अगला क्या दिया हुआ है? किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब आवर्धन का मान कितना है? 3 है, मतलब m इज इक्वल टू कितना है? 3 है। और एक और चीज जो मिस होती है बच्चों से, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान माइनस में होता है ना। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो मतलब v की वैल्यू ज्ञात करना है, v की वैल्यू ज्ञात करना है। अब कुछ नहीं है सवाल में। अब अपन क्या करेंगे इसमें?
से ऊपर जाता है यार किसी। अब कुछ नहीं करना है अपन को, इसमें आवर्धन का फॉर्मूला लगाना है। दर्पण के लिए, दर्पण है ना अवतल दर्पण, दर्पण के लिए आवर्धन का मान कितना होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस का v अपॉन यू। m का मान कितना है -3, तो m का मान रखा -3 बराबर से फॉर्मूले का माइनस रखा। v का मान क्या है ज्ञात करना है, तो v का मान ज्ञात करना है, v को v लिखा। u का मान कितना है -10, तो u का मान -10 लिखा। अब v का मान चाहिए, 10 को अपन इधर से इसका साथ गुणा कर देंगे, तो -10 और -3 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 दिया 30 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -v। हमसे v पूछा था तो माइनस इधर चला जाएगा, तो v का मान आएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। इस तरह से सॉल्व होगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, इतनी आसानी से नहीं बनेगा, है ना, पहली बार तो बताना ही पड़ेगा आप। 2 मिनट एक कॉल आ रहा है, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गया, अगर ये नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, एक बार फिर से समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। अपन इसको थोड़ा सा अपनी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या क्या चीजें याद रखना है उस क्वेश्चन में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है, जितना आसान दिख रहा है इतना आसान नहीं है, उसमें चीजें छुपी हुई हैं। तो उन छुपी हुई चीजों को पहले तो पहचानना है अपन को, जितना भी अपन ने नॉलेज गेन किया है ना, उन सब का यूज करके इसका यूज उसमें लगाना है ना। आवर्धन का ही सूत्र लग रहा है वैसे तो, है ना। अपन यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए अपन को कि इसमें अपन को कुछ 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 दिया है, मतलब कुछ डिटेल दी है। अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का, मतलब वस्तु रखी हुई है कितनी दूर पर, 10 सेंटीमीटर पर। तो नॉर्मली बच्चा क्या करेंगे, u बराबर से लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, लेकिन 10 चिन्ह परिपाटी के हिसाब से -10 होगा, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसा रहता है और अवतल दर्पण के सामने वस्तु हमेशा इस साइड होती है, और ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, इस साइड है, तो काय का होगा, माइनस का होगा। इस सवाल इस चैप्टर के पर्टिकुलर, बस इसी चैप्टर के क्वेश्चन याद रखते समय, जब दिया है ना, दिया है मैं जब मान लिखो ना यूवीएफ के, हमेशा यूवीएफ के मान रखना पड़ेंगे। बस ये याद रखना चिन्ह परिपाटी के हिसाब से वो इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा मान के प्लस में आएगा। बस दिमाग में एक बार चिन्ह परिपाटी बना लेंगे, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होगा तो ऐसा होगा, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु यहाँ पर रखी हुई होगी, इस साइड u और v के मान, सॉरी, फोकस दूरी इस साइड होगी, वक्रता केंद्र इस साइड होगा, प्रतिबिंब इस साइड भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है ना। तो u का मान हमेशा इसके लिए माइनस में रहेगा, दोनों कंडीशन में, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में u के मान इस साइड ही रहने वाले हैं। थोड़ा सा दिमाग में बना लें, तो इसको u की जगह पर -10 लिखेंगे, 10 की जगह -10। उसके बाद लिखा हुआ 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, मतलब m का मान कितना है, m का मान दिया हुआ है 3, और जस्ट अगली लाइन में लिखा हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अपन ने आवर्धन जब पढ़ा था तो अपन को याद है ना, आवर्धन का मान अभी नेगेटिव पूछा था किसी ने कि माइनस क्यों लिखा है यहाँ पर, तो माइनस जब भी होता है आवर्धन का मान तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। हमको इसमें दिया हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब आवर्धन का मान कितना होगा, -3। तो हमसे बोला है प्रतिबिंब की दूरी निकालो, प्रतिबिंब की दूरी निकालो मतलब v का मान ज्ञात करना है। फिर हमने कुछ नहीं करा, बस आवर्धन का फॉर्मूला यूज करा, m इज इक्वल्स टू -v/u। अब खुद से करके देख लोगे ये सवाल तो हमेशा याद रहेगा, नहीं करोगे तो तुमको ये तो याद रहेगा कुछ था इसमें चिन्ह लगाने थे जब एग्जाम में आएगा, और फिर क्या लगाने थे वो भूल जाओगे, फॉर्मूला भी याद रहेगा, है ना। तो एक बार करके देख लेना इसको। m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है -3 बराबर से माइनस फॉर्मूले का लगाया, v का मान ज्ञात करना है, u का मान निकला है अपना -10। इस सवाल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर दोनों में अगर प्लस प्लस रख के भी आंसर निकालोगे ना तो भी सही आएगा आंसर। देखते हैं, अभी बता रहा हूँ, गलत होगा हालांकि वो।
-10 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो -30 हो जाएगा ये, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +30 हो जाएगा ये, और इक्वल्स टू माइनस का v का मान चाहिए, माइनस इस साइड चला जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू चला जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये -30 सेंटीमीटर सही आंसर होगा, है ना। v का मान, अब देखना कोई बच्चा अगर गलत करता है तो कैसे सही हो जाएगा उसका, किस्मत से, ये न्यूमेरिकल किस्मत से उसका सही कर देगा। 10 सेंटीमीटर, u का मान रखा, m का मान रखा 3, दोनों में उसने माइनस नहीं लगाया, और v का मान ज्ञात करना है ना। अब देखना m इज इक्वल्स टू -v/u, m का मान रखेंगे 3, माइनस v का मान रखेंगे, ज्ञात करना है, u का मान रखेंगे 10, 10 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू -v, v का मान चाहिए, माइनस इधर लगा दें तो v इज इक्वल्स टू -30। किस्मत से देखो ये भी सही हो गया, लेकिन ये किस्मत हमेशा काम नहीं करेगी ना, न्यूमेरिकल अगर नंबर चेंज करे उसने तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। इसीलिए अपन को माइनस चिन्ह लेकर चलना है चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। आंसर यहाँ भी सही आ रहा है, लेकिन ये सही नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। कई टीचर लगभग करवा देते, डायरेक्ट करवा देते बिना चिन्ह परिपाटी के, और किस्मत से सही भी हो जाता है वो, लेकिन याद रखना है चिन्ह परिपाटी के हिसाब से वस्तु की दूरी माइनस में आएगी, और आवर्धन वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब, इसलिए आवर्धन भी काय में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। तो अब मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना, चीजें छुपी हुई थी। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अपवर्तन के आधार पे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आंसर उसमें लिखे हुए हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो क्वेश्चन आंसर सारे, और अब जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कल परसों की छुट्टी है, छुट्टी का अभी तो छुट्टी छुट्टी है तुम्हारी, तो हाँ स्कूल एमएम वालों की भी छुट्टी होगी, तो ये लिखने का काम इसको कर लो छुट्टी में, है ना, जितनी जल्दी लिखोगे आपको ही भला होगा। अगले क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब अपवर्तन से जुड़े हुए क्वेश्चन है। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों, है ना। भैया झुक जाएगी, तो अपन ने दो तथ्य क्योंकि पढ़े थे, हाँ क्यों। किरण होगी वो विरल माध्यम से सरल माध्यम की ओर प्रवेश करेगी, तो अभिलंब जाहिर सी बात है झुकेगा ही, बहुत और सही, जलवायु तो सीधी होती है। बिल्कुल सही। यदि हम कांच की सिल्ली की जगह पर इसमें इमेजिन करें कि ऊपर वायु है और नीचे जल है, वायु को मैं इस साइड लिख लेता हूँ, वायु है और नीचे जल है, तो प्रकाश किरण जब भी सघन माध्यम से यहाँ पर प्रवेश करेगी, विरल है ना, ऊपर विरल विरल माध्यम है, वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है, जल के सापेक्ष है ना, सापेक्ष तुलनांकीय है ना, जल थोड़ा सा द्रव है, इसलिए इसका सघन माध्यम होगा, इसका घनत्व ज्यादा होगा वायु की तुलना में। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये अगर अभिलंब बनाया हमने तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, है ना। तो हम लिखेंगे, पहले तो इसका आंसर लिखेंगे, बिल्कुल सही बोला सपना ने, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और आंसर है क्यों, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण, वही अपन ने अपवर्तन में पढ़ा था, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। सिंपल, बहुत सिंपल, है ना। अगला न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, अपवर्तनांक का यूज होगा इसमें प्रकाश की चाल दी है, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको तो याद ही होगी, अब वो वीडियो देखा है तो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक दिया हुआ है हमें, फट से हम अपवर्तनांक लिख लें, n बराबर से दिया हुआ है 1.5। न्यूमेरिकल में जो चीजें दिखती जाती है ना, फट से दिया है हमें लिखते जाया करो, दिया है n बराबर से 1.50, अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, मतलब कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल निकालना है कांच में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, मतलब हमको क्या दिया हुआ, प्रकाश प्रकाश की चाल वो दी हुई है, आपको याद है ना, जो अपन ने अपवर्तनांक का फॉर्मूला पढ़ा था, n12 बराबर से वो होता है v1/v2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल
बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, याद है ना। तो N12 अपन को दिया हुआ है 1.50, V1 जो है अपन को दिया हुआ है कितना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ms-1 भी लिख सर सकते। 8 to 1 होता हाँ डिपेंड करता है, क्या लिख रहे हो, N12 भी पॉसिबल है, फाइल 12 भी लिख सकते हैं, है ना। N21 में कंफ्यूज होगा, ठीक है कंफ्यूजन ना हो इसलिए N12 भी पॉसिबल है, बेफिक्र रहो उस चीज के लिए। N21 लिख देता हूँ, N21 दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, है ना। तो यहाँ पर V1/V2 दिया हुआ है, और V1 का मान दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ पर सेकेंड, V2 का मान हमको ज्ञात करना है, कांच में प्रकाश की स्पीड ज्ञात करना है। याद होगा अपन ने अपवर्तनांक करा था तो इसमें का थोड़ा सा समझ के देखा था, कुछ नहीं है, बस N21 का मान रखो 1.5 बराबर से V1 का मान कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, V2 नीचे लिखा, V2 का मान ज्ञात करना है, V2 इधर जाएगा, तिरक गुणा हो जाएगा, 1.5 इधर आ जाएगा, है ना। तो V2 बराबर से हो जाएगा, V2 बराबर से 3 इंटू 10⁸ बटे 1.5, दशमलव हटाओ, एक जीरो बढ़ा दो, नीचे 15 हो गया, ऊपर 30 हो गया, 15 दूनी 30, तो V2 का मान हो जाएगा 2 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इकाई लिखना बहुत जरूरी है। एक कॉल आ रहा है फिर से, सॉरी, है ना, चाहो तो नोट डाउन कर लो, अगर डाउट आ रहा है तो पूछ लो। जियो में ये थोड़ी सी परेशानी है, जैसे कॉल आता है इंटरनेट बंद हो जाता है। तो ये हमारा प्रकाश की चाल हमने कांच में निकाली, है ना, कांच में प्रकाश की चाल आ गई 2 गुणित 10⁸ तो हमको दिया है, निकाल लिया हमने, अपवर्तनांक दिया हुआ है N21 1.50, V1 दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V2 निकालना है। हमने फॉर्मूला लगाया अपवर्तनांक का, N21 बराबर से V1/V2, आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, ये भी चल जाएगा, है ना। तो N21 बराबर से V1/V2, और अगर आप लोगों ने कॉपी बना ली है और मैं जो सॉल्व करवा रहा हूँ उसमें से कुछ कॉपी में कुछ अलग दिखे तो प्लीज मुझे बता देना, मैं बता दूंगा उसमें क्या गड़बड़ है या कुछ नहीं, क्योंकि उसके लिए लिखा हुआ होना जरूरी है आपके पास, है ना। अगर बाद में लिखोगे तो फिर गलती नहीं पता चलेगी, तो ये लिख लेना, ये वाला न्यूमेरिकल। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सारणी में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व, दिखाई दे रही है स्क्रीन। हाँ सर। सारणी में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे ज्यादा घनत्व किसका है और सबसे कम किसका है सारणी में, ये वाली सारणी में। तो सबसे ज्यादा घनत्व तो हमको पता है 2.42 हीरे का ही होगा, ज्यादा घनत्व मतलब उतनी ज्यादा स्पीड स्लो हो जाएगी प्रकाश की। सबसे ज्यादा घनत्व कम, सबसे ज्यादा घनत्व हीरे का है प्रकाशिक घनत्व, और सबसे कम किसका है, वायु का है। तो एक एक शब्द में ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, है ना, बाकी ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया उसमें। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। हम मिट्टी का तेल बोल देते हैं घरों में, नॉर्मली घासलेट बोलते हैं। तो तीसरी चीज ये भी सुधारना चाहिए, हम लोग, अब तो घासलेट बंद भी हो गया मिट्टी का तेल वैसे, आप उसको मिट्टी का तेल बोलो या फिर केरोसिन बोलो, केरोसिन ऑयल ज्यादा अच्छा लगता है, साइंस पढ़ चुके हो आप, तो आपको पता होना चाहिए वो केरोसिन का ऑयल है। तो बोल रहे हैं केरोसिन का ऑयल, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। सबसे तेज किस में चलेगा प्रकाश, प्रकाश की स्पीड सबसे तेज किस में होगी, केरोसिन, तारपीन और पानी, केरोसिन, तारपीन और पानी। तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल तेज होगी। अपवर्तनांक जितना, देखो हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा है ना, तो इसमें प्रकाश की चाल कम होगी।
अपवर्तनांक जितना कम होगा उतनी तेज प्रकाश चल पाएगी। तो केरोसिन, जल और तारपीन का तेल, इनमें से सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? जल का। जल। सबसे तेज किस में चलेगी प्रकाश किरण? जल में ही चलेगी, है ना। आंसर क्या लिखेंगे? जितना अपवर्तनांक कम होता है प्रकाश की चाल उतनी ही ज्यादा अधिक होती है ना। उसका घनत्व उतना ही कम होता है, इसलिए जल में, जल का अपवर्तनांक इन तीनों की तुलना में, केरोसिन और तारपीन की तुलना में सबसे कम है, इसलिए जल में प्रकाश जो है वो सबसे अधिक तीव्रता से चलेगा, है ना। अगला दिया हुआ है हीरे का पर्दा, इसको मैं पहले से ही बता चुका हूँ। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है अगर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होना है, 2.42 है, इसका अर्थात जो हीरा है उसमें प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में 2.42 गुना कम होगी। प्रकाश की चाल 2.42 गुना कम होगी, प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी। कितने गुना धीमी हो जाएगी? 2.42 गुना धीमी हो जाएगी हीरे में प्रकाश की चाल। किसकी तुलना में? वायु की तुलना में, है ना। वायु की तुलना में हीरे में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? 2.42 गुना कम हो जाएगी, ऐसा लिखेंगे अपन। अगला, अब मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल होगा। अरे वाह, एक डायोप्टर की डेफिनेशन आने वाली है। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। एक डायोप्टर, जब साइंस में बहुत बार आता है, एक जूल को परिभाषित करो, एक ओम को परिभाषित करो, अभी आएगा अगले चैप्टर में। तो एक की बहुत डेफिनेशन, बहुत डिमांड रहती है। एक जूल कार्य को परिभाषित करो, 9th क्लास में एक डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, है ना। तो एक डायोप्टर किसको बोलेंगे अपन? देखो फॉर्मूले पे जाओ, लेंस की क्षमता किसको बोलते हैं? P इज इक्वल्स टू 1/f, 1/f। तो P का मान एक कब होगा? जब F का मान एक होगा, सीधी सी बात है। F का मान जब एक होगा तब ही तो P का मान एक होने वाला है। तो हम बोलेंगे, अच्छा ये फोकस दूरी फॉर्मूले में याद है ना, काय में नापते थे अपन? मीटर में। तो हम बोलेंगे किसी लेंस की यदि फोकस दूरी 1 मीटर होगी, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी, तब उसकी क्षमता 1 डायाप्टर होगी। सिंपल सा है। क्या बोला मैंने? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी, तब उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायाप्टर होगी। सिंपल सी डेफिनेशन। किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो उसकी क्षमता 1 डायाप्टर होगी। कोई उत्तल लेंस सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है? पहले तो इसको कॉपी कर लें क्योंकि न्यूमेरिकल है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। यार ये मैं करवा रहा हूँ अभी, इसको देख लो, फट से आंसर आ जाएगा। 2 मीटर फोकस दूरी के किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, क्षमता ज्ञात करना है ना। क्षमता का फॉर्मूला क्या है? लेंस की क्षमता P बराबर से 1/f, और f का मान कितना दिया हुआ? 2 मीटर, तो 1/2 हो जाएगा आंसर। 1/2 मतलब 0.5 डायाप्टर। ये बहुत आसान न्यूमेरिकल था इसलिए यही बता दिया। लेंस की क्षमता कैसे नापते हो? सर P, एक बार और। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू 1/f, फोकस दूरी का व्युत्क्रम आज ही पढ़ा है अपन ने। P इज इक्वल्स टू 1/f, f का मान कितना दिया हुआ है हमको? 2 मीटर, तो एक वैसा के वैसा लिखा, और f का मान कितना रख दिया? 2 रख दिया। तो ये कितना होगा? 1/2, 1/2, 2 को भाग दो 1 से, तो भाग नहीं जाएगा इसलिए 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, और 2×5 = 10, 0.5, और इकाई क्या होती है? डायाप्टर, इसलिए D लगा दिया आगे। तो बहुत अच्छा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, केवल फॉर्मूला लगाना था बस। अब मैं इसको ये वाले न्यूमेरिकल पे जाते हैं अपन। पावर कट हुआ है, ज्यादा देर लाइट नहीं रहने वाली है ना, अगर बंद हो जाती है तो फिर से ज्वाइन मत करिएगा। हम सबसे पहले डिटेल निकाल लेते हैं कि हमको क्या क्या डिटेल
दी हुई है। उत्तल लेंस की, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर। नहीं सर। आ रही है मतलब, है ना? सर हमें भी आ रही है। ठीक। तो बेटा आपका इंटरनेट स्लो होगा, इसलिए आपको आवाज नहीं जा रही है। तो थोड़ी सी जगह चेंज करके देखो, हो सकता है आपको आवाज आने लगे। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस से चिन्ह परिपाटी याद रखना। उत्तल लेंस, कोई सुई रखी हुई है यहाँ पर, उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कितनी दूरी पर? 50 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब प्रतिबिंब बना रहा है। उल्टे प्रतिबिंब कहाँ बनाता है उत्तल लेंस? इस साइड बनाता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है कितने सेंटीमीटर दूरी पर? 50 सेंटीमीटर दूरी पर। मतलब हमको क्या दिया हुआ है? हमको v का मान दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। v बराबर से दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी? सुई कहाँ रखी है मतलब वस्तु कहाँ रखी है। u का मान ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना रहता है उसको प्लस माइनस में नहीं लेते हैं, ध्यान रहे, है ना? यहाँ माइनस मत लगाते फिर ना, क्योंकि वो ज्ञात करना है। सुई कहाँ रखी हुई है ज्ञात करना है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। याद आ रहा है कोई कंडीशन जिसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता हो? जिस साइज का प्रतिबिंब है उसी साइज का, अगर वस्तु जिस साइज की उसी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमको क्या ज्ञात करना है इसमें? u ज्ञात करना है। मतलब m का मान कब होगा? देखो, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब है, मतलब m का मान कितना होगा? 1। और वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए काय में आएगा? माइनस में। बस ये लिखना था। अब आसान है सवाल, कुछ भी नहीं है। अब सवाल में v का मान आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? m का फॉर्मूला लगा के। m इज इक्वल्स टू, लेंस है ना लेंस, इसके लिए v का फॉर्मूला क्या होता है? m का फॉर्मूला क्या होता है? v अपॉन